माता पिताओं को भी सही मार्गदर्शन न होने के कारण माता पिता सोचते हैं कि मैं जो नहीं बन पाया बच्चा बनना चाहिए। ये भी गलत है, ये कोई सही दृष्टिकोण नहीं। और ये माता पिता ही अपने बच्चों की रुचि, अभिरुचि, क्षमता इसको भी समझकर आगे बढ़ाएंगे। परंतु हमारे जैसे बनने की या हम नहीं बन पाए वो बनाने की कोशिश करते हैं। न उसमें उस बालक का कल्याण है, न परिवार का कल्याण है, न देश का कल्याण है, न समाज का कल्याण है। परंतु इस प्रकार का दृष्टिकोण आज कुटुंब व्यवस्था में आज अगर कहीं उसमें कमी आई है तो उस कमी को दूर करने का काम हमारे इस गतिविधि के माध्यम से हो सकता है क्या, इस पर उनको विचार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक और बड़ा श्रेष्ठ संस्कार जो मिलता है व्यक्ति को, व्यक्ति के नाते मिलता है, क्योंकि व्यक्ति, जैसा मैंने कहा कि एक व्यक्तित्व का भी विकास है। व्यक्तिमत्व जो मैंने कहा शिक्षा कौन सी होगा, वो व्यक्तिमत्व का विकास है। पर व्यक्तित्व की विकास की जब बात आती है तो सद्गुण संपन्न बनेगा, शुद्ध आचरण वाला बनेगा। इसलिए व्यक्ति की शुद्धता, शुद्ध व्यक्ति चाहिए। तो उसकी शुद्धता के लिए माता पिताओं ने जो ध्यान देने की आवश्यकता रहती है, तभी तो वो देवत्व की ओर जाएगा। अन्यथा बाह्य आकर्षणों से प्रभावित होकर वो गलत रास्ते पर भी जा सकता है। इसलिए विवेक का बीजारोपण, उचित अनुचित क्या है, इसका बीजारोपण कहां पर होगा? उसका बीजारोपण माता पिताओं के द्वारा होना चाहिए। क्या बनना चाहिए उसके बजाय वो कैसा बनना चाहिए उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आज कुटुंब व्यवस्था में क्या बनना चाहिए इस पर हमारा अधिक ध्यान है। बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, लॉयर बने, इंडस्ट्रीज बने, ये बनने का, ये व्यक्तिमत्व का विकास है। व्यक्तित्व के विकास में इसको स्थान कम है। व्यक्ति हमारा कैसा बनेगा? प्रामाणिक रहेगा, निष्ठावान रहेगा, परिश्रम करने वाला बनेगा, सबको साथ में लेकर चलने वाला बनेगा। इसके लिए बीए नहीं होना है, इसके लिए एमबीबीएस करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो जीवन के दृष्टि और जीवन के मूल्य है उसको संक्रमित उस अवस्था में उस बालक के अंदर और घर के वातावरण में होना चाहिए। बाहर का वातावरण तो प्रदूषित है, उस प्रदूषित वातावरण में शुद्धता को टिकाए रखने वाला, अपने जीवन की दृष्टि को बनाए रखने वाला अगर पुरुषार्थी, जिसको पुरुषार्थ शब्द में प्रयोग करूंगा, अगर ऐसा बनाना है तो उसके लिए एक सक्षम व्यवस्था, सक्षम परंपरा, सक्षम रीति रिवाज परिवार में ही बनाए रखने की आवश्यकता है। और तभी हम कह सकते हैं भौतिक दृष्टि से विकसित होना कई व्यवस्था उसके लिए है, आंतरिक दृष्टि से विकसित होना इसके लिए जो करना पड़ता है वो करने का न कोई यूनिवर्सिटी है, न कोई विद्यालय है, न कोई महाविद्यालय है, न कोई कोचिंग क्लास है, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल आज अगर हम विचार करें तो ये कुटुंब में ही संभव है। आज अगर नहीं है तो उस प्रकार का वातावरण कुटुंब में, परिवार में बनाना, इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है, इसको हम करना चाहते हैं। और इसलिए धर्म के अंदर हम जैसा चर्चा हम करते हैं, 4 प्रकार के आयु के लोग हैं। जिस आयु में जो देना है वो उसको मिलता है कि नहीं, ये देखने का काम है घर के सब लोगों का मिलकर। तो बालक बालिकाएं छोटे हैं, मिट्टी का गोला है, गीली मिट्टी का, जिसके जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। और इसलिए अगर शब्द ही प्रयोग कर रहा है तो मैं कहूंगा कि परिवार में बालक बालिकाएं यह संस्कार केंद्रित होने चाहिए, संस्कार से परिपूर्ण होने चाहिए। इस प्रकार की दृष्टि घर के सब लोगों की होने की आवश्यकता है। हमारे बालक संस्कार कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है, छोड़ दीजिए। उसकी गंभीरता वो समझता है कि नहीं, गंभीरता समझाने के लिए नहीं है, उसके जीवन में आचरण में लाने के लिए कुछ बातें समझाना है, कुछ बातें करवाना है, कुछ बातें जबरदस्ती करवाना है। और इसलिए इसके आगे की बात आती है, कुटुंब जब एक रस बनना है
तो एक रस बनने की भी कुछ व्यवस्थाएं हैं अपने यहाँ पर। धार्मिक और पूजा पाठ कर्मकांड कुल परंपरा ये इसके लिए है कि हम सब एक है, इस एक रसता का भाव उसके अंदर बना रहे, वो विकसित होता रहे। हम एक है, एक कुल के, वो एक है यानी क्या है, माता पिता ने जन्म दिया इसलिए एक है हमारा सबका, और कुल ये नाम एक है इसलिए, नाम मतलब सरनेम जिसको कहा जाता है, वो एक है इसलिए हम एक है। क्या हमारा गोत्र एक है इसलिए हम एक है? गोत्र एक है, नाम एक है, भाषा एक है, फिर भी संघर्ष है, क्योंकि वो एक बनाने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। तो श्रेष्ठ परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, उन परंपराओं को नियमित रूप से चालू रखना कि जिसके आधार पर हम एक है, इसके आंतरिक बातें उभर कर सामने आती हैं। और इसलिए इस प्रकार का एक रस परिवार बनेगा, और इसलिए संस्कार मिलने चाहिए युवा लोगों को। और युवा दंपति आज आए थे, आपने उनके साथ कुछ खेल वगैरह किए। युवा दंपति को दिशा देना है, युवकों को सामर्थ्य है। अब उनको नई बात सिखाने के झंझट में न जाते हुए उनको दिशा दर्शन भी पर्याप्त हो जाता है। दिशा दर्शन भी आवश्यक भी है, और हिम्मत से अन्याय के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, गलत बातों के खिलाफ हम बोलेंगे, अच्छी बातें बना कर स्थापित करने के लिए हम परिश्रम करेंगे, हम निष्ठा के साथ खड़े रहेंगे, डट कर खड़े रहेंगे। ऐसा सोचने वाला कौन सा वर्ग है? तो वो युवा है, घर के युवा दंपति है, उनका ही काम है। और जब दंपति थोड़ा और आगे जब अनुभवी हो जाता है, तो गृहस्थ धर्म क्या है उसको समझना है। अपने यहाँ पर गृहस्थाश्रम भी कहा है और गृहस्थ धर्म भी कहा है, सभी पर धर्म के नाम से जोड़ा हुआ है। इसलिए गृहस्थ धर्म यानी अपने परिवार से हटकर मैं और बाकी बाहर का भी सोचता हूँ। यहाँ पर अपने परंपरा में कोई आता है तो चाय क्यों पिलाते हैं? क्या चाय नहीं मिली इसलिए पिलाते हैं? आने के बाद उसने कुछ खाकर जाना चाहिए, क्यों लगता है? कहते हम कमाते हैं, हमारा धर्म है, अतिथि देवो भव कहा है। अतिथि ईश्वर के रूप में हमारे घर में आए, उनको प्रसाद दिए बिना कैसे छोड़ेंगे? इसलिए वो चाय है। चाय चाहिए इसलिए चाय नहीं, खाने के लिए नहीं मिला इसलिए कुछ खाने के लिए ला कर देते, ऐसा नहीं। हम अनुभव करते हैं कि खाने के लिए कुछ ला के रखते हैं, आने वाले लोग उसमें से कुछ भी उठाते नहीं है, फिर भी गुस्सा नहीं आता है। हमने रखा, इसका आनंद है, उसको उन्होंने नहीं लिया, उसकी पीड़ा नहीं है, आग्रह रहता है कि आप लीजिए लीजिए आप लीजिए। गृहस्थ धर्म की शुरुआत। और गृहस्थ धर्म में यह भी है कि नई पीढ़ी को तैयार करना है। इससे गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ धर्म के और कई पहलुओं को जो आज कहीं विस्मृति में चले गए होंगे, छूट गए होंगे, उनको फिर से एक बार उसके बारीकियों के साथ समझाने की आवश्यकता रहेगी। और इसके बाद जो चौथी श्रेणी आ जाती है, वो घर के बुजुर्ग हैं। अब इसमें हस्तक्षेप और सहयोग, ये दो शब्द इसमें आ जाते हैं। लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं हम तो सहयोग करते हैं, बड़ों छोटे लोगों को वो हस्तक्षेप लगता है। अब हस्तक्षेप कहाँ समाप्त होता है और सहयोग कहाँ शुरू होता है, इसका अगर विवेक नहीं रहा तो हर हस्तक्षेप सहयोग माना जाता है बड़े लोगों के द्वारा, और हर छोटे लोगों के द्वारा हर सहयोग हस्तक्षेप माना जाता है। तो ये इसको हस्तक्षेप न माने और ये ऊपर वाले लोग सहयोग करने की मानसिकता में रहे, कोई विवाद नहीं है। एक बार बुजुर्ग लोग मिले तो बुजुर्गों ने कहा कि हम तो मार्गदर्शक हैं परिवार में, सलाहकार शब्द है, हम तो बताते हैं। फिर मुझे जैसे लगा कि देखिए, मार्गदर्शन और सलाह की अपनी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पालन करते हो क्या? तो उनका क्या शर्त? पहली शर्त है बिना मांगे नहीं देना चाहिए। बोले तो बड़ा बिना मांगे आपको दिखाई देता तो क्या हम देखते रहेंगे? मैंने कहा देखते रहो, उस अगर कुछ कमियां हैं उनको जब प्रश्न निर्माण होगा तो वो आएंगे आपके पास।
इसलिए सलाहकार बनना है, मार्गदर्शक बनना है, तो पहला मन तैयार करना कि बिना मांगे हम सलाह देने के लिए नहीं जाएंगे। बिना मांगे दी हुई सलाह हस्तक्षेप लगती है, मांगने के बाद दिया हुआ मार्गदर्शन सहयोग लगता है। ये विवेक है, ये सीमा रेखा है। फिर दूसरी बात मन में आती है कि सलाह देने का काम पूरा हो गया, करना नहीं करना उसकी जिम्मेदारी। परंतु हम जो बुजुर्ग लेते हैं ना, यहाँ पर बैठे हुए बहुत से लोग उस श्रेणी में आ गए हैं अभी। तो हमको लगता है कि हमने सलाह दी, उसने पालन करना चाहिए। उसने कहा मैंने आपसे सलाह मांगी थी, आदेश नहीं। पर जब बुजुर्ग लोग सलाह को आदेश मानना प्रारंभ करते हैं तब हस्तक्षेप होता है। सलाह देने तक सीमित रहा तो सहयोग है। तो ये बुजुर्गों को समझाना, वे समझते हैं आचरण में नहीं आ पा रहा है, वो लाने की बात है। इसलिए मार्गदर्शक बनेंगे, सहयोगी बनेंगे और समाज जीवन में उनकी भूमिका बढ़ती जाएगी। अब समय है, अनुभव है, एक आयु इस प्रकार की हो गई है कि लोग सम्मान से देखते हैं। अपने बारे में प्रकट होने वाला सम्मान, अपना अनुभव, ये अब केवल परिवार के लिए नहीं तो समाज के लिए उपयोगी बनना चाहिए। इस दिशा में क्या बुजुर्ग लोग जा सकते हैं? मैं एक अनुभव बताता हूँ। अपने एक अच्छे कार्यकर्ता थे, ये कहानी बहुत पुरानी है। तो जो अपना कार्यकर्ता था वो तो 30-35 साल का होगा, युवा होगा। उसके पिताजी भी स्वयं सेवक, अच्छे कार्यकर्ता। तो एक दिन मैं जब गया तो हमारे पत्नी ने कहा कार्यकर्ता की, हमारे ससुर जी बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा क्या अच्छा है? तो उनका कि मैं बाजार में जाने के लिए निकलती हूँ तो कहते हैं बेटा तुम मत जाओ, मुझे क्या काम है, मैं सब्जी लेकर आता हूँ, मैं बाजार से जो चाहिए वो ला के देता हूँ, तुमको क्या चाहिए बता दो। इसलिए बाजार में मुझे जाना नहीं पड़ता है। अब ये उसने आनंद प्रकट किया कि दुख प्रकट किया, तो ध्यान में आया कि वो कह तो रही है लेकिन मन में कई टस है, एक पीड़ा है कि मुझे बाजार कब पता चलेगा, मुझे निर्णय लेने का अनुभव कब मिलेगा। अगर सब मेरे ससुर और मेरी सास अच्छे काम करेंगे तो मैं तो अज्ञानी बनी रहूंगी। अब ये एक विवेक, इसलिए प्रामाणिकता से भी काम करना सब अच्छा ही होता है ऐसा नहीं है, उपयुक्त तो होता है ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये जो निवृत्ति की बात आती है ना, एक आयु के लोग निवृत्त तो होना चाहिए। सरकारी या नौकरी से निवृत्त होते हैं, इच्छा से कोई निवृत्त नहीं होता है। मैं कई रिटायर्ड होने वाले लोगों को मिलता हूँ, कहते हैं भाई साहब जरा और एक्सटेंशन मिल जाए तो जरा कोशिश कीजिए, मुझे जरा, मैं तो अभी स्वस्थ हूँ और 2 साल लीजिए। मैंने कहा आप जाओगे तो नया आएगा ना, नौकरी में तो कैसे आएगा? नहीं, मैं अभी कर सकता हूँ तो और कुछ काम कीजिए कि जिसमें कुछ लाभ नहीं है। मैं जानबूझकर मैंने इशारा किया। तो कभी ना कभी एक आयु के बाद बिना किसी अपेक्षा के मेरे शरीर का, मेरे बुद्धि का, मेरे क्षमताओं का उपयोग समाज के लिए करना है। इसका प्रारंभ कब और कैसे करना है? इसलिए अपने उत्तर क्षेत्र के माननीय संघचालक थे जितेंद्र वीर जी, उन्होंने एक बार कहा कि वानप्रस्थ या संन्यास का प्रारंभ नौकरी खत्म होने के 5 साल पहले शुरू करो। 5 साल पहले शुरू करो, तब जाकर नौकरी से भी निवृत्त होंगे और घर से भी निवृत्त होंगे। नौकरी से निवृत्त होना मजबूरी है, घर से निवृत्त होना स्वभाव बनना चाहिए। और इसलिए इस प्रकार का एक चर्चाएं और अपने अंदर चले, इसका उपयोग हो। मैं इतना ही कहूँगा कि कुटुंब व्यवस्था अच्छी तब मानी जाएगी जब लोग दायित्व को समझेंगे, अधिकार शून्य होते जाएंगे। अधिकार कुछ नहीं है, दायित्व है। छोटा हो बड़ा हो, बालक हो बालिका हो, युवा हो, नवदंपति हो, घर के बुजुर्ग हो, सबके अंदर एक भाव विकसित होना है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मेरा अधिकार क्या है। वो अगर शून्य रहा, नुकसान कुछ नहीं, परंतु होता है उल्टा। अधिकारों का पक्का स्मरण रहता है और दायित्व का कभी कभी स्मरण होता है या कभी भी नहीं होता है। तो ये हमको जो करना है वो ये करना है। और तीसरी अंतिम एक बात मैं कहना चाहूँगा
कि संभलना है और संभालना है। संभालना है आने वाली नई पीढ़ी को और पुरानी जाने वाली पीढ़ी को, दोनों को संभालना है। और जिस पीढ़ी का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसको संभलना है बाहर के प्रदूषण से, सामाजिक प्रदूषण से, बाह्य गलत बातों से। हमको अपने आप को संभालना है और उस प्रदूषण का परिणाम न हो, नई पीढ़ी को संभालना है और पुरानी जाने वाली पीढ़ी को, उनके मन को संभालना है। इस प्रकार का दोनों तरफ संभालने का भाव और एक तरफ संभलने का भाव, ये जितना होगा उतना मुझे लगता है कि अच्छा होगा। और इसलिए अंत में मैं कहूँगा कि इन सारे जीवन की रचना में, जीवन की यात्रा में मर्यादा भी एक धर्म है। इस मर्यादाओं को समझकर चलने वाले कुटुंब बनने चाहिए। और इस दृष्टि से हम इस सारे कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि को प्रयोगशील बनते जाए, अलग अलग प्रकार के अनुभव लेते जाए। हमारे अनुभव हमको इस गतिविधि को आगे बढ़ाने वाले बनने चाहिए और हमारे प्रयत्नों से सब प्रकार के अपने संपर्क में आए हुए कुटुंब परिवार इस प्रकार बनने चाहिए, क्योंकि भारत की यही पहचान है। अगर कुटुंब व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो भारत भारत नहीं रहेगा। भारत को भारत बनाए रखना है तो भौतिकता के झंझट में न जाते हुए इस प्रकार की श्रेष्ठ परंपरा को, श्रेष्ठ व्यवस्था को बनाए रखने का संकल्प हम सबका है। इस दृष्टि से अपने गतिविधि को समझे, समझाने वाले बने, करवाने वाले बने। यही हम सब प्रांत पर संयोजक और यहाँ जो बैठे हुए गट प्रमुख है, ऐसे सभी बंधुओं से अपेक्षा है। और जो गृहिणियाँ साथ में आई हैं, इस कार्य में पूर्ण रूप से मनोयोग से सहयोग करें, बस यही प्रार्थना है। इसी निवेदन के साथ फिर एक बार आप सबको प्रणाम करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ।